स्वागत है आपका टेट ज्ञान प्लेटफॉर्म पर। जल्दी से जल्दी सब लोग जुड़ जाइए क्लास में। जो भी पर्टिकुलर पर्सन्स हैं जो क्लास रेगुलर अटेंड करते हैं वो, ठीक है। और जल्दी से चीज़ों को हम एलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे। कल टेस्ट में भी पार्टिसिपेशन कम था, क्लासरूम में भी पार्टिसिपेशन कम था। इसके पीछे का रीज़न एक बार मैं जानना चाहूँगा। गुड इवनिंग शिवानी जी, ठीक है। क्योंकि अब जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं वो सारे टॉपिक्स काफ़ी मोर और लेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और कल मैंने एक पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट को स्टार्ट कराया था, कोलबर्ग। और हमने कल के क्लास में पढ़ा था कोलबर्ग का मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, जिसको मैंने अभी इनिशियल स्टेज पे हम हैं उसकी। और उसमें हमने एक बार मैं बेसिक रिवीजन आपका करा देता हूँ कोलबर्ग के सिद्धांत से संबंधित, ठीक है। ये कोलबर्ग का सिद्धांत है जो नैतिक विकास से संबंधित है। और इस सिद्धांत में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टेजेस हैं, वो मैंने बताना है आपको, ठीक है। मैंने स्टेजेस आपको बता रखी हैं कि प्री कन्वेंशनल होती है, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। कल की क्लास को आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। हमने स्टेज 1 तक बात कर ली थी ओबीडियंस और पनिशमेंट के बारे में। ये आज्ञाकारिता होती है बच्चे के अंदर, और आज्ञाकारिता बच्चा कब करता है? जब बच्चा दंड से डरता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या हो रहा है कि बच्चा दंड से डरने के कारण अपने पेरेंट्स की या अपने जो भी बड़े हैं, ठीक है, उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ऐसा कोई पर्टिकुलर टर्म हो सकता है, ठीक है। तो पहली स्टेज हमने पढ़ ली थी, आज हम स्टेज 2 पढ़ेंगे, ठीक है। ये चरण 2 है, किससे रिलेटेड? जो आपकी पूर्व परंपरागत अवस्था है, जिसको मैंने प्राक रूढ़वादी अवस्था भी बोला है, उसकी पहली स्टेज हो गई। अब दूसरी स्टेज जो है वो 6 से 9 वर्ष की अवस्था है। पहली बात आप याद रखेंगे इसमें, ठीक है। और 6 से 9 वर्ष की अवस्था में क्या है, यहां पर जो भी विषय वस्तु है कोई भी, वो व्यक्तिवाद से संबंधित है, ठीक है। और वो विषय वस्तु किस पर संबंधित है? वो लेन देन से संबंधित भी है, ठीक है ना, एक्सचेंज से संबंधित भी है, ठीक है, कि हम क्या एक्सचेंज करें, ठीक है। और एक्सचेंज करने का मतलब यहाँ पे ये है, ठीक है, व्यक्तिवाद मतलब मैं अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, और एक्सचेंज करने के साथ ही मैं क्या कर रहा हूँ? परिश्रम भी कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसको, इस अवस्था को एक पर्टिकुलर नाम और दिया जाता है, जिसको साधनात्मक तथा पुरस्कार उन्मुख, पुरस्कार उन्मुख अवस्था कहा जाता है, ठीक है। पुरस्कार उन्मुख अवस्था भी इस पर्टिकुलर टर्म को कहा जाएगा, ठीक है। और इस वाले टर्म को अगर हम देखेंगे तो एक, सॉरी 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 सॉरी, क्या बात की है मैंने? ये जो अवस्था है वो किससे संबंधित है? व्यक्तिवाद और लेन देन को तो इसको कहेंगे, ठीक है। अगर मैं इसको बेसिक टर्म में लेके चलूं तो व्यक्तिवादी अवस्था तो है ही, ठीक है। व्यक्तिवादी के साथ साथ क्या है? लेन देन की अवस्था भी है। और इसी व्यक्तिवाद और लेन देन की अवस्था को एक और नाम दिया गया है, ठीक है। और वो नाम क्या है कि बेसिकली यहाँ पर जो भी चीजें हैं, जो भी बच्चा कार्य करेगा वो साधनात्मक, यानी कार्य को साधना नाम दिया गया है, तथा वहां पर उसके जो काम होंगे वो सारे कैसे होंगे? वो सारे पुरस्कार उन्मुख होंगे। इस बात को समझिए आप पहले एक बारी। यहाँ पर जो बात बताई जा रही वो है कि व्यक्ति, ठीक है, अब जो भाई एज तो वही है ना, 6 से 9 वर्ष वाली एज है। तो 6 से 9 वर्ष वाली एज में बच्चा क्या है? आत्म केंद्रित है, स्वयं पर ही निर्भर है, ठीक है। उसको स्वयं की बेनिफिट्स, ठीक है, कि मेरा व्यक्तिगत लाभ किससे है, मेरी व्यक्तिगत हानि किससे, उसको उससे मतलब है।
सामने वाले की व्यक्तिगत लाभ, सामने वाले की व्यक्तिगत हानि से बच्चे को कोई मतलब नहीं है। मतलब वो व्यक्तिवादी अवस्था से गुजर रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म की अवस्था है। और ये अवस्था ऐसी है जिसमें आप केवल और केवल अपने परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हो, किसी सामने वाले के परिप्रेक्ष्य से आपको कोई भी मतलब नहीं होता। ठीक है, और इसमें आप जो भी काम करोगे वो किस लिए करोगे? पुरस्कार के लिए करोगे। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल आप समझो कि अगर पेरेंट्स बच्चे को कहते हैं कि आप क्या करो बेटा, 10th में, सॉरी कोई भी टर्म बोल ले रहा हूं मैं, कि 6 से 9 वर्ष की अवस्था जो भी क्लास में वो पढ़ रहे हैं, मान लो उससे बोल दे कि आप क्लास 3rd में है, मान लो वो, कि आप क्लास 3rd में अगर 80% से प्लस मार्क्स लाते हो, ठीक है, 80% से ज्यादा मार्क्स लाते हो, तो आपको एक साइकिल दी जाएगी। ठीक है, अब बच्चा, साधना क्या है उसकी? 80% मार्क्स लाने, उसके लिए वो स्टडी करेगा, ये साधनात्मक टर्म है। और पुरस्कार के रूप में उसको क्या मिलेगी? साइकिल मिलेगी। तो इस बच्चे को ये नहीं पता है कि मार्क्स अच्छे लाना है और मार्क्स अच्छे लाने से मुझे फायदा क्या होगा, इससे बच्चे को कोई लेना देना नहीं। लेकिन बच्चा किस ओर उन्मुख है कि बच्चे को क्या चाहिए? पुरस्कार चाहिए, इसीलिए वो 80% नंबर लाना चाहता है। मतलब वो व्यक्तिवादी है कि वो स्वयं के बारे में चीजों को क्या कर रहा है, सोच रहा है, आगे के लाभ और हानि से उसको कोई मतलब नहीं, फ्यूचर पर्सपेक्टिव को नहीं सोच रहा है, केवल अभी करंट के पर्सपेक्टिव को सोच रहा है कि अगर मैं 80% से ज्यादा मार्क्स ले आता हूं तो मुझे पापा क्या दिलवा देंगे? साइकिल दिलवा देंगे। तो यहाँ पर साधना क्या है? 80% मार्क्स लाने के लिए जो वो क्रिया करेगा, जो वो मेहनत करेगा, और पुरस्कार उन्मुखता के कारण ही वो क्या कर रहा है? साधना कर रहा है। ठीक है, और यही अवस्था हो गई कि आप क्या करो, मैं आपको 80% मार्क्स ला के दूंगा, आप मुझे साइकिल दो। एक्सचेंज, साधना का एक्सचेंज क्या है? साइकिल है, पुरस्कार है। ठीक है, तो लेन देन वाली व्यवस्था इसमें आ जाएगी। ठीक है, और नेक्स्ट टर्म की ओर अगर हम लोग चलें तो एट द इंडिविजुअल एक्सचेंज स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो स्टेज है, ठीक है, जिसमें हम व्यक्तिवाद की बात कर रहे हैं, जिसमें हम एक्सचेंज की बात कर रहे हैं, लेन देन की अदला बदली की बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत बच्चे क्या है, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, उनके सोचने का जो नजरिया रहता है, चाहे आप सोचने का नजरिया मान लो, ठीक है, या फिर किसी को जज करना हो, उनको किसी का आकलन करना हो इनको, तो जज करने वाले या फिर सोचने का नजरिया से संबंधित जितने भी कार्य होंगे, ठीक है, वो उसी पर आधारित होंगे जो उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अगर बच्चे को यह बोल दिया जाए कि बेटा अगर तुम 80% मार्क्स लाओगे तो तुम्हारी बड़ी बहन जो है उसको एक साइकिल मिलेगी, तो बच्चा 80% मार्क्स की ओर ध्यान नहीं देगा। बच्चे को आप कितना भी समझाओ कि 80% मार्क्स लाओगे तो लोग आप पे गर्व महसूस करेंगे, आपको प्रशंसा मिलेगी, ठीक है, और भविष्य में जाके आपके जो चांसेस हैं ग्रो करने के वो बहुत बेटर हो जाएंगे। नहीं, कोई मतलब नहीं उसको इन चीजों से। उसको मतलब है कि मैं 80% मार्क्स ले आऊंगा, ठीक है, मेहनत करके, बट मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए पर्टिकुलर साइकिल। तो साइकिल पर ध्यान है उसका। ठीक है, कल मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी हेंज डायलेमा के बारे में। तो हेंज डायलेमा में यही थे ना कि जो हेंज है वो क्या कर रहे हैं हेंज की वाइफ की तबीयत खराब है और हेंज जाता है एक फार्मासिस्ट के पास और फार्मासिस्ट को बोलता है कि ये इस पर्टिकुलर मेडिसिन को दे दे। वो फार्मासिस्ट क्या करता है, उसको कम दाम वाली दवाई जो मेडिसिन है उसको 4 गुने 5 गुने दाम पे बताता है उसको, और हेज के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इस दवा को खरीद सके, लेकिन अपनी वाइफ की जान बचाना उसके लिए जरूरी है। तो उसने क्या किया, उसने अपनी वाइफ को बचाने के लिए जो फार्मासिस्ट था उसकी शॉप में क्या कर ली, चोरी कर लिए, तोड़ के वो दवा निकाल लाया। अब क्या है, जो हेंज की दुविधा थी, कल की जो स्टोरी है अभी जो बताई मैंने, चिल्ड्रन आर्ग्यूड थे,
बच्चे का ये आर्ग्यू करते हैं, बच्चे इस बात से पूछते हैं इस बात को कि द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब हेज के द्वारा जो लिया गया जो कोर्स ऑफ एक्शन था वो क्या था, जो हेज की आवश्यकताओं को पूरा करे। तो देखो, मैं कोई भी कार्य करूं, चाहे वो नैतिक हो चाहे वो अनैतिक हो, मेरी अगर आवश्यकता हो पूरी हो रही है ना किसी कार्य से उस पर्टिकुलर टाइम में, तो मैंने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो अनैतिक कार्य भी कर लिया, तो ये जो अवस्था होती है वो व्यक्तिवाद की अवस्था होती है कि मैंने केवल और केवल किसके बारे में सोचा, मैंने केवल और केवल अपने बारे में सोचा, ठीक है, अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए मैंने काम किया, ठीक है, मैंने किसी भी पर्टिकुलर मोरालिटी की बात, यहां पर मोरालिटी की बात ही नहीं आ रही है। जब आपने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप कार्य कर रहे हो, क्या आपको केवल और केवल अपने इच्छा पूर्ति से मतलब है, चाहे वो नैतिक हो चाहे वो अनैतिक हो, तो व्यक्तिवाद में ही आएगा। तो हेंज का जो डायलेमा है, इस पर्टिकुलर स्टेज के जो बच्चे होंगे उनका आंसर यही होगा कि हेज ने जो किया वो उस पर्टिकुलर एज के हिसाब से, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से हेज के लिए वो क्या था, बेस्ट था, क्योंकि उससे उसकी क्या है, अपनी जो बेसिकली जो उसकी आवश्यकताएं है ना, उसकी आवश्यकता तो यही थी ना कि कैसे भी कैसे दवा मिल जाए और उसकी वाइफ की जान बच जाए, चाहे उसके लिए उसको चोरी करनी पड़े, चाहे किसी का मर्डर करना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, ये जो चीज है। तो आपका कृत्य अनैतिक था, लेकिन जो आपने कृत्य किया अनैतिक कृत्य, वो किसी एक पर्टिकुलर अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए था। ठीक है ना, समझ पा रहे मेरी बात अब। और यहां पर क्या है कि रेसिप्रोसिटी इज पॉसिबल एट दिस पॉइंट इन मोरल डेवलपमेंट बट ओनली इफ इट सर्व वन ओन्स इंटरेस्ट। ठीक है, यहां पर वही है कि क्या, कि रेसिप्रोसिटी भी यहां पर पॉसिबल है। और रेसिप्रोसिटी कब पॉसिबल है, कि जब हम कोई भी काम करते हैं ना, कि चाहे वो, जैसे मैंने दो एक्शंस हैं किसी के, दो कार्य, एक को मैंने माना नैतिक और एक को मैंने माना अनैतिक। तो मान लो नैतिक कार्य करके मेरी इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, लेकिन अनैतिक कार्य को करके मेरी इच्छा पूर्ति हो रही है, अपनी इच्छा पूर्ति, सामने वाले की नहीं। यहां पर ओन्स इंटरेस्ट की बात की गई है। तो मैं क्या करूंगा, इस अवस्था में बच्चे किस ओर चले जाएंगे, अनैतिक कार्य की ओर चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो केवल और केवल स्वयं तक केंद्रित है, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि बच्चे अहम केंद्रित है। ठीक है, पहली स्टेज क्लियर है सबको, जो भी जुड़े हुए हैं अटेंडीज 5 लोग, कोई आंसर नहीं आया अभी आपका? ठीक है, ओके। आप जो लोग 5-6 लोग यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं बेसिकली, वो बेसिकली जो लाइव टेस्ट होते हैं उसमें पार्टिसिपेट किया कीजिए। अब वो आज जो मैं टॉपिक करा रहा हूँ उसी से कोरिलेटेड ही होता है वो। तो आज जो हमने टॉपिक पढ़ा, अगर मैं उसको उसके इसके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर भी कर लूंगा ना, तो सारी चीजें आपकी बेहतर अवस्था में आप पहुंच जाओगे, चीजें आपकी बेहतर तरीके से क्लास में हो जाएंगी। ठीक है, उसमें क्वेश्चन आंसर सेशन ही है वो। ठीक है, क्वेश्चन के आंसर तो थोड़ा डिस्कशन सुनो, बस आराम से मजे लो, उसमें क्या प्रॉब्लम है उसमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरी अवस्था जो है, उस अवस्था का नाम है कन्वेंशनल। ठीक है, अब कन्वेंशनल जो है वो पूरी तरह से कैसी अवस्था हो जाएगी, कन्वेंशनल पूरी तरह से परंपरागत अवस्था हो जाएगी। ठीक है, परंपरागत अवस्था किसकी, मोरालिटी की, नैतिकता की। और इसमें टर्म्स क्या है, ये जो नेक्स्ट पीरियड है इस वाले पर्टिकुलर टर्म का, मोरल डेवलपमेंट का, इसमें एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स रिगार्डिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज मोरल। यहां पर क्या है कि जो भी व्यक्ति होगा उसके अंतर्गत वो स्वीकृति दे देगा, स्वीकृत कर देगा किसको, ऐसे सामाजिक मूल्यों को जो कि सही है और कैसे हैं, नैतिक है। मतलब यहां पर एक्सेप्टेंस आ जाती है कि मोरालिटी के बारे में, नैतिकता के बारे में, ठीक है,
स्वीकृति प्रदान करता है बच्चा कि सामाजिक मूल्य जो है वो सही है और कितने नैतिक है। पहले वाले में क्या था, जब वो व्यक्तिवादी था तो वो नैतिकता को अपने हिसाब से चला रहा था कि भाई मेरे लिए नैतिक वही है जो मेरी इच्छाएं पूरी कर रहा हो। अब यहां पर क्या हो गया, जो सोशल रूल है, समाज के मूल्य, ठीक है, उन समाज के मूल्य अच्छे हैं और नैतिक हैं, वो उनके हिसाब से अब चलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है, और इस अवस्था को ही अगर हम लेके चलें तो अवस्था का टाइम वही है कि ये 9 से 15 वर्ष की एज की बात हो रही है यहाँ पे, जब हम परंपरागत अवस्था को देखते हैं, कन्वेंशनल एज को देखते हैं। अब इसमें क्या है कि ड्यूरिंग दिस टाइम, इस पर्टिकुलर टाइम में एडोलसेंट जो है, किशोर और एडल्ट वयस्क, इंटरलाइज मतलब आंतरिकरण करते हैं इसका, मोरल स्टैंडर्ड का। ठीक है, जो भी नैतिक मानक होते हैं, ठीक है, जैसे होता है ना कि समाज कुछ नैतिक मानक बनाता है कि आपके व्यवहार में ये स्टैंडर्ड होने ही चाहिए तभी आप नैतिक हो, अगर आपके व्यवहार में ये स्टैंडर्ड नहीं है तो आप नैतिक नहीं माने जा सकते, ऐसा कुछ पर्टिकुलर टर्म। दे हैव लर्न फ्रॉम देयर रोल मॉडल्स फ्रॉम द सोसाइटी। अब समाज में क्या है, देखो टीचर भी क्या होता है, एक रोल मॉडल ही होता है, बच्चे के पेरेंट्स भी एक रोल मॉडल की तरह ही कार्य करते हैं बच्चे के लिए। और भी सोसाइटी में जिसका सोशल स्टेटस अच्छा है, लोग उसकी रेस्पेक्ट करते हैं, उसको भी एज ए रोल मॉडल बच्चे क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो जो भी उनके लिए रोल मॉडल्स हो सकते हैं समाज में, उन समाज के रोल मॉडल्स के जो मोरल स्टैंडर्ड हैं उनको बच्चा क्या करता है, इंटरनलाइज करने की कोशिश करता है, उनको ग्रहण करने की कोशिश करता है इस पर्टिकुलर अवस्था में। ठीक है, दिस पीरियड ऑल्सो फोकसेस ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ अथॉरिटी और कंफर्मिंग द नॉर्म्स ऑफ द ग्रुप। अब यहां पे बच्चा जो है वो व्यक्तिवाद से बाहर निकल रहा है, और जब बच्चा व्यक्तिवाद से बाहर निकलेगा तो बच्चा किस ओर ध्यान देगा, बच्चा समूहवाद की ओर जाएगा। यहां पर किसी समूह के जो भी धारणाएं हैं, जिस समूह का भी वो सदस्य है, गुड इवनिंग राज जी, ठीक है, जिस समूह का भी वो सदस्य है, उस समूह, और वो समूह कोई भी हो सकता है, उसके क्लासमेट्स हो सकते हैं, उसके प्लेमेट्स हो सकते हैं, उस समूह के जो नियम हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको ग्रहण करने की या उनको स्वीकार करने की क्षमता भी बच्चे में क्या हो जाएगी, विकसित हो जाएगी, क्योंकि वो व्यक्तिवाद से बाहर निकल के कहां आ गया, समूहवाद में आ गया। और देखो कल ही मैंने ये बात बताई है कि 3 स्टेजेस हैं, एक तो प्री कन्वेंशनल है जिसको मैंने प्राक रूढ़िवादी अवस्था बताया था या पूर्व परंपरागत अवस्था बताया था। हर स्टेज की 2 चरण है, हर लेवल के कितने चरण हैं, 2 चरण है। पहले में हमने 2 चरण पढ़े पहली अवस्था में, अब दूसरी अवस्था में भी हम 2 चरण पढ़ेंगे। स्टेज 3, स्टेज 3 क्या है, डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशन। यहां पर जो बच्चा है वो क्या करेगा, अच्छे अंतरवैयक्तिक संबंध बनाएगा। अंतरवैयक्तिक संबंध मतलब, अंतरवैयक्तिक संबंधों का यहाँ पे जो मतलब है वो ये है कि अच्छे अंतरवैयक्तिक संबंधों का विकास लिख सकते हैं। और अंतरवैयक्तिक संबंधों का मतलब ये है कि समाज के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ बच्चे का क्या होना, मेल जोल होना। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, समाज के डिफरेंट ग्रुप्स के साथ क्या कर रहे हैं, कुछ विचारों को, यानी हम ये बोल सकते हैं कि विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं, उनसे कुछ नॉर्म सीख रहे हैं, उनसे कुछ वैल्यूज सीख रहे हैं। तो ये रिलेशन इस टाइप के हो सकते हैं, जैसे मान लो कोई बुजुर्ग है सोसाइटी में, उस सोसाइटी से बच्चा क्या करता है, वो बुजुर्ग क्या करते हैं, अच्छी अच्छी नैतिक मूल्यों वाली कहानियां सुनाते हैं, तो बच्चा उनसे क्या है, उन बुजुर्ग से भी उस बच्चे का क्या हो गया, एक कनेक्शन स्थापित हो गया, एक रिलेशन स्थापित कर लिया उसने। जो क्या कर रहा है, उन बुजुर्ग की कहानियां बच्चे को उसके नैतिक विकास में क्या कर रही हैं, थोड़ी सी मदद कर रही हैं। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग और टर्म क्या है, ऑफन रेफर्ड टू ए गुड बॉय गुड गर्ल। अब देखो इस स्टेज का यही बात आपको याद रखना है, कभी कभी इंटरपर्सनल रिलेशन ना पूछ के जाके ये पूछ लिया जाता है कि गुड बॉय गुड गर्ल जो स्टेज है वो
कोल वर्क के किस लेवल में आती है? तो आपको याद रखना है कि कन्वेंशनल में आती है, ठीक है ना? मतलब क्या? अच्छा लड़की, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की, उन्मुक्ता। टर्म समझो आप। बच्चे को क्या बताया जा रहा है? बच्चे को ये बताया जा रहा है कि बेटा ये जो लड़की है ना, ये अच्छी लड़की है क्योंकि ये काम करती है। लड़के को बताया जा रहा है कि ये लड़का ये कार्य करता है, इसीलिए ये अच्छा लड़का है। देखो कॉन्सेप्ट होता है ना समाज का, पढ़ने में तेज है, अच्छा लड़का है। दूसरों का सम्मान करता है, अच्छा लड़का है, ठीक है। लड़कियों के लिए भी, ठीक है, रेस्पेक्ट करती है, कम बोलती है, शालीन है, अच्छी लड़की है। तो ये बच्चे के अंदर भी ये भावना आ जाती है कि मुझे भी जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं अच्छे लड़के के या अच्छी लड़की की, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू भी मैं क्या करूं, अपने व्यवहार को शामिल करूं। और अपने व्यवहार को जब ये शामिल करेंगे तो ये इंटरपर्सनल रिलेशंस के माध्यम से अपना क्या करेंगे, मोरल डेवलपमेंट कर रहे होंगे। और इसके अंतर्गत जो भी समाज के, अब वही है ना, समाज ने बना रखा है ना अच्छे लड़का अच्छी लड़की का कॉन्सेप्ट। तो जो समाज के अच्छा लड़की और अच्छा लड़की बनने की जो कॉन्सेप्ट है समाज के, बच्चा क्या करेगा, उनको ग्रहण करेगा। और समाज की क्या है, जो अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करेगा कि भाई जो मुझे समाज ने रोल दिया है, भूमिका दी है, ठीक है। और जो कॉन्सेप्ट है ना कि पेरेंट्स के सामने कुछ, मतलब सोसाइटी का कोई पर्सन आ जाता है, उसके सामने बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा बनने का प्रयास कर रहा है। पहली बात, सॉरी, और तबीयत थोड़ी गड़बड़ है ज्यादा, ठीक है, मुंह से वर्ड्स भी ठीक से नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, अब मैं काफी ट्रैवल करके आया भी हूँ, तो क्लास ले लेता हूँ आराम आराम से। अब थोड़ी सी चीजों को समझने का क्या करिए, प्रयास कीजिए। पानी पी लिया मैंने, ठीक है। देखिए, देयर इज एन एम्फेसिस ऑन कन्फर्मिटी बीइंग नाइस। मतलब वो ना कि आपको भाई नाइस क्या है, अच्छा क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। अब वो कॉन्सेप्ट नाइस का किसने दिया है, नाइस का कॉन्सेप्ट दिया है समाज ने। समाज आपको कॉन्सेप्ट दे रहा है कि व्हाट इज नाइस, व्हाट इज गुड, ठीक है। और समाज की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, अपेक्षाएं हैं, जब तक आप उन पे खरा नहीं उतरोगे तो अपने आप को आप समाज की नजरों में नाइस बॉय, नाइस गर्ल या गुड बॉय, गुड गर्ल नहीं आप बता सकते उनको, ठीक है। तो गुड गर्ल और गुड बॉय का कॉन्सेप्ट आ जाता है इसमें। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। यहां पर बच्चे के अंदर क्या है, जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, बनाए रखने की भावना, बनाए रखने की उन्मुखता आ जाती है बच्चे में। देखो, मैं तो गांव से रिलेटेड हूं। गांव में मुझे पता है कि जब किसी की शादी वादी होती है तो शादी में जो, अब तो खैर चीजें थोड़ी सी बदल गई हैं, अब तो बफे सिस्टम वगैरह है।
पहले क्या होता था गांव में, अभी भी काफी सारी जगह बैठा के खाना खिलाया जाता है। तो इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं ना, जो कन्वेंशनल स्टेज में आते हैं, उस एज ग्रुप के बच्चे बहुत ज्यादा तत्परता से कोई पानी, कोई सब्जी, कोई पूड़ी, कोई रसगुल्ला लेके क्या है, वन बाई वन पंगत में, ठीक है, पंगति बोलते हैं उसको, पंगत में बच्चे क्या कर रहे हैं, वो परोसवा रहा है, ठीक है, सबको एक एक करके जो भी आइटम्स हैं दावत के, वो आइटम्स प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, समाज में कोई भी काम हो जाए, कहीं पे पूजा होनी है, कहीं पे कुछ होना है, ठीक है, कहीं पे जागरण है, जो भी कल्चरल एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, जो सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, उन सभी सोसाइटी से रिलेटेड एक्टिविटीज में इस एज ग्रुप के बच्चे बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। ठीक है, आराम से आपको पता ही है। अब इस स्टेज में क्या है, फोकस होता है किस में, कि कैसे जो सामाजिक व्यवस्था है ना, जो समाज में व्यवस्था बनी हुई है, उसको कैसे क्या किया जाए, मेंटेन किया जाए। तो बच्चा इस बात पे फोकस है कि कैसे सामाजिक व्यवस्था को बनाया जाए। और इसमें क्या होगा, यहां पर बच्चे के अंदर ये भावना आ जाएगी, ठीक है, कि जब भी मैं कोई भी निर्णय लूं, मतलब मेरे जो भी निर्णय होंगे ना, उन निर्णयों पर या उन निर्णयों का प्रभाव जो है वो पूरे समाज पर पड़ सकता है। तो बच्चा पूरे समाज पर अपने निर्णयों के प्रभाव को देखेगा। पहले वाले में क्या था, बच्चा की व्यक्तिवादी था, उसको उस जो भी निर्णय वो ले रहा है उसका प्रभाव उस पर ही सीमित रहे, सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं था। कन्वेंशनल में क्या हो रहा है कि बच्चे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की ओर जा रहे हैं, व्यक्तिवाद से दूर होके वो समूहवाद की ओर जा रहे हैं। तो जब समूहवाद में आ गए तो समूह मतलब मेरा लिया गया, मैं किसी भी ग्रुप में हूं समझ लो आप, और उस ग्रुप में अगर मैं कोई भी निर्णय ले रहा हूं उस ग्रुप का सदस्य होने के नाते, तो मेरे उस निर्णय का प्रभाव उस ग्रुप के सभी सदस्यों पर पड़ेगा। यहां भी बच्चा वही कर रहा है कि समाज को एज ए होल ले रहा है, कि पूरा सामाजिक परिवेश, और मैं एक सामाजिक प्राणी हूं, मेरा कर्तव्य है कि मैं सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखूं। तो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के नाते मेरे निर्णयों का प्रभाव भी किस पर पड़ेगा, समाज पर पड़ेगा। ठीक है, तो ये भावना बच्चे के अंदर आ जाती है स्टेज 4 में। और टर्म क्या है, द फोकस इज ऑन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून व्यवस्था क्या, जो समाज में चलती है, ठीक है, और फॉलोइंग द रूल्स, डूइंग वंस ड्यूटी एंड रेस्पेक्टिव अथॉरिटी। ठीक है, कोई भी कार्य उसको दे दिया गया जो समाज से संबंधित है, ठीक है, उस समाज से संबंधित जितने भी नियम कानून है, ठीक है, उनको वो क्या करेगा, मेंटेन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, अब वो क्या सोच रहा है बच्चा, बच्चा सोच रहा है कि वो एक पब्लिक ड्यूटी कर रहा है, वो एक लोक सेवा कर रहा है, वो एक लोक कर्तव्य को निभा रहा है। ठीक है, कि एज ए पर्सन होने के नाते, एज ए सोशल पर्सन होने के नाते मेरा समाज के प्रति क्या कर्तव्य है। ठीक है, और समाज के जो नियम है वो क्या है, मैं उन नियमों को क्या करूं, फॉलो करूं, और जो अथॉरिटी मेरे ऊपर है समाज की, ठीक है, उस अथॉरिटी की बात को क्या करूं, मैं ओबे करूं। ठीक है, यहां पर ओबे वाली बात आ जाती है, बच्चे में बात मानने लगते हैं बच्चे, डर से नहीं और ना ही पुरस्कार से। ठीक है, यहां पर भावना उत्पन्न हो रही है कि एज ए सोशल पर्सन आई हैव टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर, और आई हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है मैं उनको फॉलो करूं, और उसके साथ साथ क्या करूं, मैं जो भी अथॉरिटी है समाज की, ठीक है, उस समाज की अथॉरिटी का क्या करूं, मैं रिस्पेक्ट करूं। सिंपल टर्म, 4 तक हो गए हम लोग। अब हम चलेंगे अगली अवस्था पे, और जो अगली अवस्था है उसका नाम है उत्तर परंपरागत अवस्था। और उत्तर परंपरागत अवस्था में क्या चीजें हैं एक बार आप देख लेते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली क्या है,
अगर हम इसको रखेंगे तो 15 प्लस आप मान लो इसको, ठीक है, कि ये 15 से प्लस अवस्था है। 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो भी लोग हैं वो सभी लोग इस अवस्था में आएंगे जिसको हम बोल रहे हैं पश्च परंपरागत या फिर उत्तर परंपरागत, परंपरागत के बाद की अवस्था। इसमें क्या है, टर्म आप समझेंगे, यहां पर बच्चे किसी को देखकर नहीं सीख रहे, यहां पर देखकर सीखने वाली बात नहीं है, बल्कि वो नैतिकता के जो एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल है, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल का मतलब जैसे कोई भी टर्म मान लो, आप अभी जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में आप नैतिकता के एब्स्ट्रैक्ट टर्म की ओर हो। आप जो भी कृत्य करोगे तो आप किसी की कॉपी करके वो कृत्य नहीं करोगे। ये सामने वाला यार ये काम कर रहा है, इससे इसको वाहवाही मिल रही है, मुझे भी ये काम करना चाहिए। आपके अंदर क्या है, आपके अंदर तर्क शक्ति डेवलप हो चुकी है। आपके अंदर जो भी आप व्यवहार करोगे, जो भी आप कार्य करोगे, उस उचित है या अनुचित है, ठीक है, उसको लेकर आपके अंदर तार्किकता डेवलप हो गई है। और जब आपके अंदर तार्किकता डेवलप हो गई तो बिल्कुल सिंपल सिनेरियो में समझो कि आप खुद से ये निर्णय ले पाने में समर्थ होगे कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ना आप कॉपी कर रहे हो किसी की, ठीक है, और ना ही आप किसी को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो। आप किस पर पहुंच गए, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल पर पहुंच गए, ठीक है। सार जो सिद्धांत है नैतिकता के, उन सार सिद्धांतों पर आप पहुंच चुके हो। और जैसे मैंने बताया कि जो भी लेवल है मोरालिटी का, उन सभी लेवल्स के दो दो चरण हैं, इसके भी दो चरण होंगे, ठीक है। और पहला चरण जो इसमें आएगा, ठीक है, उसको आप एक बार देखिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। यहां पर क्या है, ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, उसको हम इस टर्म से ले सकते हैं, जैसे ये जो अवस्था है वो सामाजिक बंधन उन्मुखता और व्यक्तिगत अधिकार। सामाजिक बंधन उन्मुखता और व्यक्तिगत अधिकार की जो भावना है वो इसके अंतर्गत आएगी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब सामाजिक बंधन उन्मुखता क्या है उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या है कि बच्चे जो है, जो भी वैल्यूज हैं, जो भी ओपिनियन है, जो भी उनके विश्वास हैं, ठीक है, वो दूसरे लोगों से अलग हो सकते हैं कभी कभी। अब जैसे आपको मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं कि ये 15 साल से ऊपर का है ये, तो पहली अवस्था तो जो है वो 15 से 18 है, जो स्टेज 1 हम पढ़ रहे हैं ये वाली, ठीक है, सामाजिक बंधन उन्मुखता और व्यक्तिगत अधिकार वाली। अब इसमें टर्म क्या होंगे इसको आप समझिए कि जैसे, ठीक है, आपके पिताजी हैं, फादर, उनके अकॉर्डिंग समाज का, जिस समाज में वो रह रहे हैं, आप भी उसी समाज के हिस्सा थे, उनके अकॉर्डिंग क्या है, जो अंतर जातीय विवाह है उसको वो क्या नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। अब आप भी हो इसी में, इस एज में हो आप, तो यहां पर आपको क्या है, समाज का जो टर्म है, समाज के जो वैल्यूज हैं, समाज के जो ओपिनियन है, वो कुछ ओपिनियन, कुछ वैल्यूज ऐसी हो सकती हैं जिनमें आप क्या ना रखते हो, जिनसे जिनसे आप सरोकार ना रखते हो, या आपको आइडियोलॉजिकली ये लगता है कि समाज के ये रीति रिवाज और ये जो परंपरा है और ये जो सोच है वो सही नहीं है। और आप क्या मानते हो भाई, आपने तो बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं नैतिकता की, बहुत नैतिकता की कहानियां पढ़ी हैं, ठीक है, तमाम टेलीविजन वगैरह पे भी आप काफी चीजें देख रहे हो। आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप अंतरजातीय विवाह को क्या मानते हो, सही मानते हो, तो आप अंतरजातीय विवाह को स्वीकार कर रहे हो।
आपके फादर अंतरजातीय विवाह को स्वीकार नहीं कर रहे, और समाज के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी क्या है, वो भी अंतरजातीय विवाह को स्वीकार नहीं करते। लेकिन आप भी इसी समाज का हिस्सा थे, बट आपकी जो ओपिनियन है, आपके जो मूल्य हैं, आपके जो विश्वास हैं कुछ, वो अन्य लोगों से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अंतर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, स्टेज 5 जो है, जब हम पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में जा रहे हैं, पश्चिम परंपरागत या उत्तर परंपरागत अवस्था में जा रहे हैं, तो उत्तर परंपरागत अवस्था में देखो, पहले वाले में क्या था, व्यक्तिवाद था, मूल्यों से उसको कोई लेना देना नहीं था, वो मूल्यों को फॉलो भी कर रहा था तो लालच में कर रहा था या पिटाई के डर से कर रहा था। प्री कन्वेंशनल में, पूर्व परंपरागत में, बस सॉरी परंपरागत में क्या कर रहा था, वो समाज के मूल्यों को स्वीकार कर रहा था, समाज में जैसा वो लोगों को देखता, ठीक है, उनको रोल मॉडल बना के क्या करता, उन्हीं मूल्यों को अपनाना, उन्हीं के हिसाब से व्यवहार करना शुरू कर दिया उसने। यहां पर क्या है कि जैसे जैसे उसकी समझ बढ़ेगी, बच्चा जो है वो अपने, अब ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ऐसा करते हो, ठीक है, क्योंकि हमेशा आप याद रखेंगे कि कोलबर्ग ने ये बोला है कि अगर 100 लोग हैं तो 100 में से पूरे के पूरे, मतलब 100 पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज तक पहुंचेंगे, ये जरूरी नहीं है। मतलब कोई भी व्यक्ति, हम हर व्यक्ति के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये नैतिकता के उच्चतम स्तर तक पहुंच पाएगा। ये कोलबर्ग का कथन है, ये आप याद रखेंगे इसको। तो यहां पर क्या है कि यहां पर किसी भी व्यक्ति के जो विचार हैं, जो मूल्य हैं, जो विश्वास हैं, ठीक है, जो बेसिकली समाज से संबंधित हैं, वो विचार समाज के अन्य लोगों से क्या हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम डिफर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अलग या अंतर हो सकता है। आप एग्जांपल याद रखेंगे यहां पे ये वाला, रूल्स ऑफ लॉ, ठीक है, जो भी विधि के नियम हैं, आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ए सोसाइटी, ठीक है, जो भी विधि के नियम है वो सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए क्या है, जरूरी है, बट मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी शुड एग्री अपॉन दीज स्टैंडर्ड। ठीक है, अब यहां पर क्या है, यहां पर सोशल रूल की बात नहीं हो रही, ठीक है, यहां पर किसकी बात हो रही है, विधि के शासन की बात हो रही है, विधि का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, सोशल रूल की बात नहीं हो रही है। अब रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ लॉ समझ पा रहे हो, जैसे मान लो समाज का नियम है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 17 ऑफ फंडामेंटल राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं, उनका अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का निषेध करता है, अस्पृश्यता का निषेध करता है। मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ अगर किसी भी स्तर पर, और किसी भी स्तर का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति एक समाज में रहता है और वो समाज के निम्न वर्ग से है, तो समाज का उच्च वर्ग जो है वो उसके साथ छुआछूत का व्यवहार करता है। मान लो उच्च वर्ग के मंदिरों में उसको प्रवेश नहीं मिलता, ठीक है, और उच्च वर्ग उसके साथ, उससे टच भी होना नहीं चाहते, उससे छूना भी नहीं चाहते, ठीक है, जैसे पहले मैला ढोने वाले लोगों के साथ यही होता था, वो थे तो समाज के वर्ग ही एक ना, समाज का पार्ट ही थे। अब समाज की ऐसी धारणा बन गई, ठीक है, समाज के ऐसे रीति रिवाज बन गए कि ये लोग जो हैं वो सामान्य लोगों के साथ उठ बैठ नहीं सकते, सामान्य लोगों के साथ क्रियाएं नहीं कर सकते, क्योंकि ये सामान्य लोगों से नीचे आ रहे हैं। अब भारत का संविधान जो है अनुच्छेद 17 वो ये प्रदान करता है अधिकार सभी भारतीय नागरिकों को कि किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत आधार पर और अन्य आधारों पर, नस्लीय आधार भी हो सकता है वो, अन्य आधारों पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगर भेदभाव होता है, ठीक है, तो जो आर्टिकल 32 है भारतीय संविधान का, अनुच्छेद 32, ठीक है, जिसमें दिया गया है इसके बारे में कि कैसे फंडामेंटल राइट को आप क्या करा सकते हो,
एप्लीकेबल करा सकते हो, जिसमें रिट्स वगैरह की बात की गई है, ठीक है। तो हम उसमें मानते भी हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है वो क्या करेगा, मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है उसको, क्योंकि मूल अधिकारों को संरक्षित करने का काम करेगा सर्वोच्च न्यायालय। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के साथ, अब समाज का नियम क्या है, समाज का मूल्य क्या है कि निम्न वर्ग के लोगों के साथ विभेदकारी नीति है समाज की, क्योंकि वो पहले से चली आ रही है, परंपरागत है वो। बट विधि का शासन क्या कह रहा है, रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है, रूल ऑफ लॉ ये कह रहा है कि नहीं, कानून की नजर में सारे लोग क्या हैं, समान है, ठीक है। तो हमारे अंदर जब हम ये लॉ वगैरह ये सब सारी चीजें जब पढ़ने लगते हैं, ठीक है, संविधान के बारे में चीजों को हम पढ़ते हैं, तो हमारे अंदर क्या भावना डेवलप होती है, हमारे अंदर ये भावना डेवलप होती है कि जो चीजें हैं वो रूल ऑफ लॉ पर ही बेस्ड है। और ये बेसिक भावना वही है, देखो इंटरकास्ट मैरिज का जो कंसेप्ट है वो भी इसी से आया, ठीक है। लव मैरिज का कंसेप्ट है वो भी इसी से आया, ठीक है। मान लो यूपीएससी के प्रीलिम्स में एक सवाल ये पूछा गया कि अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, और ऐसा कोई भी अनुच्छेद नहीं है जिसमें अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार दिया हो या अपनी पसंद से विवाह करने की स्वतंत्रता दी हो। बट आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का, जिसमें दिया गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में है ये उसी का पार्ट है, ठीक है। मेनका गांधी केस में क्या किया, सर्वोच्च न्यायालय ने एक्सप्लेन किया इस बात को कि जीवन के अधिकार और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ये भी सारी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। तो लोग क्या है, विधि के शासन को उच्च मानने लगते हैं इस पर्टिकुलर टर्म में। आगे बढ़ेंगे हम लोग, यहां तक आपके लिए चीजें क्लियर होंगी मुझे उम्मीद है, ठीक है। आप भी मुझे आंसर देके बता सकते हो कि चीजें क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है आपका। ठीक है, गुड। देखेंगे आगे, अगला जो अवस्था है, ठीक है, इसी की पश परंपरागत की, वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। और यूनिवर्सल प्रिंसिपल का यहाँ पे जो मतलब है वो यही है कि हम सार्वभौमिक सिद्धांत की अवस्था में पहुंच गए। सार्वभौमिक सिद्धांत के लिए का मतलब ये है यहाँ पे कि जो सबके लिए सही वो मेरे लिए सही, जो सबके लिए गलत वो मेरे लिए गलत। अभी तक हम क्या कर रहे हैं, हम काफी सारे कंफ्यूजन्स की अवस्था में हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि जो सबके लिए सही है वो मेरे लिए सही है, जो क्योंकि विधि का शासन सब लोग मान रहे हैं तो मैं भी मान रहा हूं, और जो सबके लिए गलत है वो मेरे लिए भी गलत है। एक सोसाइटी अगर एक पर्टिकुलर नॉर्म को क्या बता रही है, सही बता रही है, लेकिन विधि के शासन की नजर में और अन्य मोस्ट ऑफ सोसाइटी की नजर में वो सही, वो गलत है, तो वो गलत ही मानेगा ये भी बच्चा, क्योंकि वो यूनिवर्सल टर्म की तरफ पहुंच गया, ठीक है। उसको मल्टीपल सोसाइटीज की क्या हो गई, नॉलेज हो गई, एक से ज्यादा समाज की उसको क्या हो गया, एक से ज्यादा समाज का उसको ज्ञान हो गया। और ये 18 वर्ष से ज्यादा आयु के वर्ग में ये आएगी। तो कोलबर्ग की ये फाइनल लेवल है, ये आपको ये याद रखना है, अंतिम अवस्था है जिसमें यूनिवर्सल प्रिंसिपल की बात की है उन्होंने। और इसमें क्या है, यहां पर उन्होंने नैतिक तर्क की बात की है कि जब आप किसी भी स्थिति में उचित या अनुचित आप घोषित नहीं कर पाते, आप ये नहीं बता पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उसको मैंने नैतिक दुविधा नाम दिया था। तो जब किसी भी व्यक्ति के सामने नैतिक दुविधा हो तो उसको नैतिक तर्क के माध्यम से उससे क्या करना चाहिए, निकलना चाहिए। तो मोरल रीजनिंग जो है, नैतिक तर्क मतलब उचित या अनुचित से बाहर निकलने की स्थिति, ठीक है। आपके सामने नैतिक दुविधा है, आप तर्क का प्रयोग करके उस दुविधा से बाहर निकलोगे तो वो नैतिक तर्क होगा, इज बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। भाई जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है ना, उन पर आधारित होती है कि
ये जो विषय वस्तु है, भाई मान लो सभी लोग ये मानते हैं कि सत्य बोलना हर परिस्थिति में नैतिकता को क्या करेगा, मजबूत करेगा। तो सारे लोग यही मान रहे हैं। अब कुछ लोग क्या है, अपनी ओन इंटरेस्ट की वजह से उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं यार, कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि झूठ बोलना पड़ जाता है। तो ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं है। यूनिवर्सली तो यही माना जाएगा कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, हमें क्या करना है, हर परिस्थिति में सत्य ही बोलना है। तो इस स्टेज में बच्चा जो नैतिक तर्क लगाएगा वो किस पर लगाएगा, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल, जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत हैं उनके आधार पर इसको लागू करेगा। दूसरी बात, एट दिस स्टेज पीपल फॉलो दीज इंटरलाइज प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इवन इफ दे कॉन्फ्लिक्ट विद लॉज एंड रूल। ठीक है, अब यहां पर सिंपल टर्म, भाई कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, और कोई भी नियम और कानून आपको कोई नैतिक कार्य करने से रोक रहे, ठीक है, तो आप उन नैतिक कार्यों से भी क्या कर सकते हो, आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। अब नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बता रहा हूं मैं आपको क्या हो सकती है। अब सपोज करो कि आप किसी पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हो कार से, और उसकी स्थिति जो है वो थोड़ी सी ज्यादा क्रिटिकल है, और आपने देखा कि जैसे दो साइड हैं, आप इस साइड से जा रहे हो और यहां पर क्या है, बीच में ट्रैफिक लगा हुआ है, और ये ट्रैफिक जो है वो काफी लंबा ट्रैफिक है, और इसमें आपको हो सकता है कि इस ट्रैफिक से निकलने में आपको 1 घंटा लग जाए, और आपकी जो पेशेंट है आपके साथ, उसकी स्थिति ऐसी है कि वो 1 घंटे तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आपके सामने ये ऑप्शन है कि आप कार को बैक करके रॉन्ग साइड अगर आप ले जाते हो तो वहां पे काफी ट्रैफिक कम है, तो आप एक साइड से गाड़ी ले जा सकते हो और आगे किसी पर्टिकुलर रोड पे आप जाके हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हो। तो अब रूल क्या है, नियम क्या है, नियम यह है कि आप रॉन्ग साइड गाड़ी नहीं चला सकते, ये ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन माना जाएगा, ठीक है, यातायात के जो नियम है उनका वायलेशन माना जाएगा। बट नैतिकता यहां पर यह कहती है कि व्यक्ति के जीवन की अगर बात है, ठीक है, तो कभी कभी चीजों को क्या करना चाहिए हमें, यहां पर हम कानून तो तोड़ रहे हैं, बस उस कानून से किसी व्यक्ति विशेष का ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है आपके, ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है यहां, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकता है रूल्स एंड रेगुलेशन से, और जो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ हमें नहीं भी जाना है, ठीक है ना। ठीक है, अब जैसे आप मान लो कि बस में क्या होता है, जो जो भी डीटीसी की बसेज है उसमें महिलाओं के लिए जो सीट होती है वो आरक्षित होती हैं, कुछ बुजुर्गों के लिए भी आरक्षित होती हैं। सभी बुजुर्गों की सीटों पर बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अब क्या करता है, एक व्यक्ति आता है, 25-30 साल एज है उसकी मान लो, लेकिन उसको बहुत तेज फीवर है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, गिरने की स्थिति में है, वो खड़ा हुआ 2-3 बार झटके में बस से वो फ्लोर पे बस के 2-3 बार गिर भी गया, तबीयत खराब किसी की, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक स्त्री वहां बैठी हुई है 25 साल की, काफी हेल्दी है, ठीक है, काफी स्वस्थ दिखाई दे रही है। नियम तो ये कहता है कि इस पुरुष को उस महिला की सीट पर नहीं बैठना चाहिए, नियम ये कहता है। बट नैतिकता ये कहती है कि इस महिला को इस पुरुष के लिए अपनी सीट ऑफर कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इस परिस्थिति में इस व्यक्ति को सीट की ज्यादा जरूरत है इससे। तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया नियम और नैतिकता में। तो नियम भी वहीं तक काम करते हैं, ठीक है, जब, और नियमों को आप कभी भी यूनिवर्सल मत मानो। एथिकल वैल्यूज यूनिवर्सल हो सकते हैं, और रूल्स जो हैं वो यूनिवर्सल नहीं होते हैं, बल्कि उनको किसी ना किसी बेसिस पर क्या कर दिया जाता है, चेंज कर दिया जाता है। मान लो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 ये कहता है कि भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ, ठीक है, चाहे वो क्या हो, कास्ट हो, जाति हो, ठीक है, सेक्स हो, या फिर रिलीजन हो, धर्म है,
या फिर रेस है, और भी आधार है, इनके आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। बट देखो भारत में रिजर्वेशन होता है सेक्स के बेसिस पे, वो सॉरी कास्ट के बेसिस पर ही है वो, तो ये तो उस रूल का विरुद्ध हो गया ना। बट कास्ट के बेसिस पर रिजर्वेशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि भारत में कुछ कास्ट की स्थिति इतनी पिछड़ी हुई थी, ठीक है, उच्च वर्ग की वजह से, कि उनको उच्च वर्ग के बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन देना जरूरी था। तो उस समय की कंडीशन में वो एथिकल लगा तो वो किया गया रिजर्वेशन। ये चीज है थोड़ी, ठीक है। अब कोल वर्ग की जो सिद्धांत है उसके क्रिटिसिज्म और देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर इन्होंने ये बताया कि जो मोरल रीजनिंग है, ठीक है, यहां पर टर्म मैं बता रहा हूं कि नैतिक तर्क को इन्होंने ये बताया कि नैतिक व्यवहार के बराबर नहीं होता। आप तर्क कर सकते हो, बस व्यवहार मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो कोई चीज आप सोच रहे हो तो सोच को क्या करो, आप अप्लाई भी तो करो, उसको लागू भी तो करो। लेकिन यहां पर इनका मानना ये नहीं है, ठीक है, आपने सोच लिया, व्यवहार में लाओ या मत लाओ, अप्लाई करो या मत करो, इनसे उनको कोई मतलब नहीं। पहली बात आपको ये याद रखनी है। दूसरी बात यहां पर ये है, ठीक है, ओवर इम्फेसाइज जस्टिस, ठीक है, इन्होंने न्याय को ज्यादा इम्फेसाइज किया है, हद से ज्यादा, ठीक है। यहां पर क्या है कि यहां पर मोरल डेवलपमेंट एम्फेसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, न्याय के सिद्धांत में इनका ज्यादा विश्वास है। व्हेन मेकिंग मोरल चॉइसेस, कि आप जब भी नैतिक चॉइस आप लोगे, चॉइस का मतलब वो ये कि जो भी आप चुन रहे हो, ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास, जो भी आप ऑप्शन चुनोगे उनमें न्याय जो है वो सर्वोपरि होना चाहिए, इनका मानना ये है। फैक्टर्स सच एज कंपैशन, केयरिंग एंड अदर इंटरपर्सनल फीलिंग मे प्ले एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मोरल रीजनिंग, ठीक है। अब यहां पर न्याय का सिद्धांत कुछ कुछ टर्म में ठीक होता है, ठीक है। मान लो बहुत सारे नियम बनाए गए हैं इस बात को लेकर कि न्याय का सिद्धांत तो ये कह सकता है कि किसी भी व्यक्ति जिसने मर्डर किया है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उसके लिए एक ही क्या होगी, सजा होगी। न्याय का सिद्धांत ये कह सकता है। बट अगर टर्म ये बताए जा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है लेकिन अब वो अगर उसने आत्मरक्षा में किया हो, या उसके सामने परिस्थिति ऐसी आ गई कोई इसके अलावा उसके पास कोई चारा ना रहा हो, तो यहां पर जो सिद्धांत है न्याय का वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा निग्लेक्ट हो जाता है, डाउनवर्ड चला जाता है, बल्कि इसमें नैतिक क्या आ जाता है, तर्क आ जाता है, ठीक है। बहुत सारी जगह न्यायाधीशों ने ऐसे निर्णय दिए हैं जिसमें उन्होंने न्याय के सिद्धांत से थोड़ा सा आगे जाकर एथिकल वैल्यूज को क्या दी है, थोड़ी सा ज्यादा महत्व दिया है एथिकल वैल्यूज को, ठीक है ना, समझ पाएंगे आप। अगली बात यह है कि जो कोलवर्ग है वो संस्कृति पूर्वाग्रह से ग्रसित है, कल्चरल बायस है, ठीक है, कल्चरल बायस माना जाता है, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित माना जाता है इनको। किस रिस्पेक्ट में, इनके अंतर्गत क्या है कि इंडिविजुअलिस्ट कल्चर्स, यहां पर जो है कि व्यक्तिवादी जो संस्कृति है उसको एम्फेसाइज किया उन्होंने पर्सनल राइट्स पर, ठीक है, कि हमारे जो अधिकार है वो हमारी संस्कृति पर ही निर्भर है, ठीक है, या हमारी संस्कृति ही हमें क्या दे रही है, अधिकार दे रही है। यहां पर ये टर्म जो है वो विधि के शासन में या मोरलिटी की फॉर्म में या यूनिवर्सलिटी की फॉर्म में गलत हो जाता है। तो देखो जैसे हम भारत के समाज की बात करें तो भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है, तो बहुसांस्कृतिक समाज में आप किसी भी प्रकार से एक कल्चर एक रूल नहीं कर सकते। आप मल्टी कल्चर वन रूल का जो टर्म है ना वो सबसे बेहतर रहता है अगर आप नेशनलिटी में बिलीव करते हो, अगर आप यूनिवर्सलिटी में भी बिलीव करते हो तब। वाइल कलेक्टिविस्ट कल्चर स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ सोसाइटी, वो सोसाइटी को इंपॉर्टेंस देगा और किसको, समुदाय को इंपॉर्टेंस देगा। और यहां पर एक व्यक्ति जिसका कल्चर जो भी है वो अपने राइट्स के लिए अपने कल्चर की बात करेगा, ठीक है, समाज के कल्चर को छोड़ देगा।
ठीक है, टर्म आप समझो यहां पर, ईस्टर्न कलेक्टिविस्ट कल्चर में हैव डिफरेंट मोरल आउटलुक दैट कोलबर्ग डज नॉट टेक इनटू अकाउंट। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, जैसे हम मान लें भाई पश्चिमी सभ्यता क्या है और पूर्वी सभ्यता क्या है, तो पश्चिमी सभ्यता वहां के रहन सहन का, ठीक है, वहां के बेसिकली वहां का विकास, मोरल डेवलपमेंट काफी पहले हो गया। जो देश ऐसे हैं जो काफी पिछड़े हुए थे, उनका जो नैतिक, देखो नैतिक विकास तब होता है जब व्यक्ति अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर लेता है, तभी आप नैतिक बनोगे ना। ठीक है, ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा ना कर पाने के बावजूद भी नैतिक होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपके सामने क्या है, आपकी नैतिक जरूरत, आपकी बेसिक जरूरत है, ना कि नैतिक जरूरत है। ठीक है, तो क्या है कि बहुत उच्च वर्ग की सोसाइटी और एक निम्न वर्ग की सोसाइटी है, तो उच्च वर्ग की सोसाइटी के लिए नैतिकता का जो मूल्य है वो अलग हो सकता है, निम्न वर्ग की सोसाइटी के लिए अलग हो सकता है। अब जो लोग झुग्गियों में रह रहे हैं और जो लोग बिला में रह रहे हैं, इन दोनों के लिए नैतिकता के मूल्य अलग हो सकते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्यों, क्योंकि इनकी जरूरतें अलग अलग हैं। ठीक है, ये आइडियोलिस्टिक विचार रख सकते हैं, ये तो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो कहां से ज्यादा एथिकल बनने का प्रयास करेंगे ये। दूसरी बात, एज बायस है वो। ठीक है, इन पर क्या है, जो आयु पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हैं ये। ठीक है, आयु पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हैं ये। और आयु पूर्वाग्रह का मतलब क्या है कि उन्होंने जो भी रिसर्च की, जो भी मोरालिटी की बात की, वो अंडर द एज ऑफ 16, उन्होंने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर इन्होंने क्या किया, जो भी अपना रिसर्च था वो 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर ही किया। ठीक है, बहुत से लोग इसमें ऐसे भी थे, बहुत से क्या अधिकांश ऐसे ही होंगे जिनको विवाह का भी क्या नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था। और जो हेज डायलेमा है, अब ये मान लो कोई 16 साल का बच्चा है, उसको पत्नी प्रेम क्या पता होगा। अब 16 साल के बच्चे को ये बता रहे हैं कि उसने अपनी पत्नी की प्रेम की वजह से, पत्नी की प्रेम की खातिर उसने क्या किया, फार्मासिस्ट की दुकान तोड़ दी। अब ये शादी करेगा तभी तो पत्नी के बारे में जानेगा ना। ठीक है, तभी तो पत्नी प्रेम सीखेगा, और पत्नी प्रेम सीखेगा तभी तो बात आएगी कि यार मैं पत्नी के लिए क्या कर सकता हूँ। किसी भी बेसिकली एक पर्टिकुलर टर्म आ गया कि मैं, अगर पत्नी मेरी बीमार है और मुझे कोई मेडिसिन नहीं मिल रही है और मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं मेडिकल को की जो है उसका शटर तोड़ के दवाई लेके आऊंगा अपनी वाइफ को। अब ये बच्चा 16 साल का है, शादी इसकी हुई नहीं, कि पत्नी की इंपॉर्टेंस ये क्या समझेगा। तो थोड़ा सा ये भी टर्म है इसमें। ठीक है, तो एवरीबडी कंसर्न में हैव लेड टू डिफरेंट, जल्दी यहाँ पर सिंपल टर्म यही है कि जब हम कंसर्न्स की बात करते हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप के पीपल पर, डिफरेंट डिफरेंट कलेक्टिव पीपल, जब आप रिसर्च करते हो ना, तो आपकी रिसर्च क्या मानी जाती है, थोड़ी सी सही मानी जाती है। अगली बात एक और है इसमें कि जो कोलबर्ग हैं वो बेसिकली लैंगिक पूर्वाग्रह से भी ग्रसित हैं। इन्होंने जितनी भी स्टोरीज सुनाई हैं, ठीक है, 72 स्टोरीज के आसपास इनकी स्टोरीज के बारे में बात की गई। 72 बच्चों पे इन्होंने रिसर्च किया और सभी बच्चों को इन्होंने क्या की, नैतिक कहानियां सुनाई। लेकिन जो भी बच्चे थे ना, सभी 72 बच्चे, सभी के सभी क्या थे, लड़के थे। अब क्या लड़कों में ही नैतिकता होती, लड़कियों में नहीं होती? अगर हम ये बात करें तो इन्होंने क्यों लड़कियों को इस ग्रुप में शामिल नहीं किया, क्यों एथिकल डायलेमा की कंडीशन में लड़कियों को नहीं डाला उन्होंने? इस बात से हमें पता चलता है कि ये जेंडर बाइस भी हो सकता है। मतलब इनकी जो, अब यहां पर कोलबर्ग के जो क्रिटिक्स हैं जिसमें नाम आता है कैरोल गिलिगन का, और कैरोल गिलिगन का मानना यह है कि कोलबर्ग की थ्योरी जो थी वो लैंगिक पूर्वाग्रह से ग्रसित थी, जेंडर बायस थे वो। सिंस ऑल ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सैंपल वर मेल, उन्होंने जो भी कहानियां सुनाई, जो भी बात रखी उन्होंने, सभी में जो एक्टिविटी करने वाला था ना, या फिर जिसको हम बोल सकते हैं हीरो बोल सकते हैं, इनकी स्टोरी में जो नायक होता था, नायिका की बात नहीं की इन्होंने, हमेशा किसकी बात की है, नायक की, मेल। कोलबर्ग बिलीव्ड दैट वुमेन टेंडेड टू रिमेन एट द थर्ड लेवल
और moral development because they place a stronger emphasis on things such as social relationships and welfare to others। ठीक है, वो क्या है, महिलाएं नैतिक विकास के अंतिम अवस्था तक इसीलिए नहीं पहुंच सकती क्योंकि वो क्या है, दूसरों के वेलफेयर के बारे में सोचती हैं और सोशल रिलेशनशिप बनाने में ज्यादा विश्वास रखती हैं। इसीलिए उनके पास जो मोरल डायलेमा है, मोरलिटी का डायलेमा है, नैतिक दुविधा की स्थिति है, उनके सामने ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इमोशनल भी हो सकती हैं, वो सोशल रिलेशनशिप बनाने में मजबूती होती है उनकी, वेलफेयर की बात करती हैं, अपना नहीं सोचती। ठीक है, ऐसी कुछ बातों के कारण उन्होंने क्या किया, इस पर्टिकुलर टर्म को डिसाइड किया है। ठीक है, तो ये आज का क्लास हमारा था। आज की क्लास में मैंने कोलवर्क की थ्योरी आपको पढ़ाई है पूरी। ठीक है, और कोलवर्क की सारी स्टेजेस जो हैं, वो सारी स्टेजेस पर हमने स्टडी किया उसको, और हमने क्रिटिसिज्म भी देख ली कि किस किस बेसिस पर हम क्रिटिसाइज करते हैं किसको, कोलवर्क को। ठीक है, उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। और आज का जो लाइव सेशन है बेसिकली, ठीक है, जो भी जुड़े हुए लोग हैं वो बता दें चीजें क्लियर है आपकी, कोई डाउट तो नहीं है आपको? ठीक है, गुड। आपको यह ध्यान रखना कि जो भी आज का डाउट लाइव सेशन है हमारा, वो मैंने मिक्स कंसेप्ट बेस्ड रखा है। मतलब हम कोलवर्क को पढ़ चुके हैं, हम एरिक्सन को पढ़ चुके हैं, हम पियाजी को पढ़ चुके हैं, हम वाइगोत्स्की को पढ़ चुके हैं, हम इमोशंस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो मैंने क्या किया है, इन सारे टॉपिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको कंपाइल करके आपके सामने मैं लाया हूँ, जिससे आपको थोड़ा सा कंपैरेटिवली एनालिसिस करने में भी आसानी होगी। ठीक है, और इस क्लास को आप जरूर बेसिकली अटेंड करें। ठीक है, मिलते हैं बिल्कुल 2 मिनट में ही। ठीक है, हम यूट्यूब पर लाइव क्वेश्चन आंसर डिस्कशन के साथ। ठीक है, थैंक यू ऑल।